हेलो बच्चों, वेलकम टू अंबुज की कक्षा। तो हम इस बार ज़ीरो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैंने इससे पहले आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दिया था। कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये सब। अब हम ज़ीरो रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x-2। ठीक है। अगर हम इसमें x की जगह पे क्या हमने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के लिए एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जी एक्स, आर एक्स, किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम इस x को रिप्लेस कर देंगे 2 से किसी भी जगह जहाँ एफ एक्स के इक्वल होगा। जैसे अब मैंने लिखा था एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x-2। ठीक है। अब मैंने क्या किया, x की जगह 2 को रिप्लेस कर दिया। तो क्या होगा, अब मैंने यहाँ 2 करा तो यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा बस। तो 2 × 2 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 × 2 -2। इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो इतना तो बस करना होता है, इसमें से वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर आता है। तो जो इसकी जो मैं कह दूँ एफ एक्स की वैल्यू 2 पर कितनी आ रही है, 10। 2 पर 10 आ रही है, 3 पे कुछ और आएगी, 1 पे कुछ और आएगा, 0 रखूँगा तो कुछ और आएगा। तो अलग अलग वैल्यूज़ पे इसके अलग अलग आंसर आते हैं। तो इसे हम वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, जो आंसर निकल के आते हैं हमारे। ठीक है। ऐसे ही हमने इसका किया। हमने इसमें क्या किया कि हमने x=1 ले लिया और इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू लेके अलग अलग चीज़ें आंसर आने लगते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू, अब ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। किसी भी अगर हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है, इसकी हेल्प से लिखा है। जैसे अब यहाँ कहता है a⁴n x⁴n। इसका क्या मतलब है, n की अगर मैं 1 रखता हूँ तो इसकी पावर 1 रहेगी, a⁴1। ठीक है। ये एक कांस्टेंट टर्म है और ये एक कोई वेरिएबल है जिसकी पावर n है। ठीक है। an-1 उससे थोड़ा अलग रखेंगे। ये मतलब यहाँ ये an-1 दिखाने का मतलब है कि ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है। ठीक है। पर यहाँ पे जो x⁴n दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ 3 रखूँगा तो अगर यहाँ 3 रखूँगा तो यहाँ 2 रखूँगा तो फिर इधर रखना पड़ेगा 1। तो ऐसे रखते रखते वैल्यू छोटी होती चली जाएंगी। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, पहले वैल्यूज़ बड़ी आती हैं, फिर छोटी होती है, फिर और भी छोटी हो जाती है। ठीक है। पहले वैल्यूज़ छोटी होती हैं और छोटी होती हैं और भी छोटी होती चली जाती हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो जो ये वैल्यूज़ जिसका आंसर भी ज़ीरो निकल के आए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मान लिया मैंने x=2। ठीक है। ये नीचे वाला एक्सप्रेशन सोच रहे होंगे किस लिए लिखा है, तो इसमें जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ डाला 2, वही चीज़ यहाँ लिखा, मैंने यहाँ अल्फ़ा डाल दिया। तो अल्फ़ा डाला तो अल्फ़ा डालने पे क्या आता है, जैसे एफ एक्स की वैल्यूज़ पे कुछ भी रख दूँ जिस पे अगर ये ज़ीरो आ जाए तो अल्फ़ा किसी वजह से ज़ीरो आया, अल्फ़ा रखनी हुई, तो पूरी जगह हमने एक्स में अल्फ़ा रखा जिसकी वजह से ज़ीरो निकल के आ गया। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो अब आगे ऑब्जर्व हमने क्या किया कि अगर x=2 डालता हूँ तो यहाँ ज़ीरो निकल के आता है। बट अगर मैं x=-1 डाल दूँ तो ये इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये रूट नहीं है दिस पॉलिनोमियल का। या रूट कह लो या ज़ीरो कह लो, एक ही बात है। ठीक है। रूट्स आप 10th क्लास में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर में, तो वहाँ पे ये आता है रूट और ज़ीरोस क्या होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी आपने थोड़ा समझ लिया है। तो इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, अगर ज़ीरो के इक्वल आता है तो वो रूट है और उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या फिर रूट है। अगर ज़ीरो नहीं आता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। ठीक है। इसी इसी बेस पे एक थ्योरम है, इंटीग्रल रूट थ्योरम। इंटीग्रल रूट थ्योरम ये क्या कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसमें इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हों। मान लो मैंने एक इक्वेशन ये लिख रखी है। ठीक है। इंटीग्रल कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी एक में इंटीजर होगा, इसके साथ 1 इंटीजर है, इसके साथ 2 है, इसके साथ -11 है। ठीक है। हर एक वेरिएबल के साथ कोई ना कोई एक इंटीजर जुड़ा होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ इंटीजर कहलाता है। एंड द लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1। अब ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, मान लो एक लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है कि ये लीडिंग वेरिएबल है। लीडिंग वेरिएबल किसे कहते हैं, जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होती है वो लीडिंग वेरिएबल कहलाता है या लीडिंग टर्म कहलाता है।
तो उसके साथ जो वैल्यू जुड़ी होती है, जो मल्टीप्लाई में होती है, वो हमारा कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे एक्स की पावर 3 है, यहाँ 2x² है, यहाँ 11x है। अगर मैं x³ को हटा दूँ और यहाँ 2x² और -11x देखूँ, ठीक है, तो इसमें पावर किसकी ज़्यादा है, x² की। तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। तो ये होता है। अगर 3 रख दो तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 होगा, जिसके साथ कुछ नहीं दिखता, कोई इंटीजर वेरिएबल वो सॉरी कोई वैल्यूज़ नहीं दिखता, तो हमारे क्या कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं हम, 1। तो अगर उसके साथ लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और उसमें इंटीग्रल कोफिशिएंट्स भी हैं, इंटीग्रल कोफिशिएंट ये हो गया, ये हो गया, तो इंटीग्रल कोफिशिएंट भी हों, देन द एनी इंटीजर रूट ऑफ f(x), और उसमें कोई भी इंटीजर जो उसका रूट होगा f(x) का, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म का फैक्टर होगा। मान लो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, -12, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इस 12 में से ही कोई एक ऐसा, अगर मैं इसका फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा, +1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-12। तो इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो इसका ज़ीरो होगा, मीन्स इसका कोई रूट ज़रूर होगा। मतलब लास्ट वाला टर्म ये कांस्टेंट टर्म ही बताता है कि इसमें कौन सा किसका इसका ज़ीरो टर्म क्या हो सकता है। अब 12 है, 12 के फैक्टर करेंगे। अब उसकी वैल्यूज़ अगर पुट कर करके देखें तो उनमें से एक ऐसी वैल्यू आई, जैसे 3 पुट किया तो ये इसका ज़ीरो आएगा, आंसर 0। तो क्या हो गया, 3 इसका क्या हो जाएगा, 0 रूट हो जाएगा, रूट हो गया, ज़ीरो होगा। ठीक है, रूट और ज़ीरोस तो एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। तो आगे चलते हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि इस मतलब जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसका ज़ीरो देखूं तो वो किस में छुपा रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म में। वो कांस्टेंट टर्म ही हमें बताता है कि इसका ज़ीरो क्या होगा। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज़ रखने के बाद ही पता चलता है। एक थ्योरम और है जो कि होती है रेशनल रूट थ्योरम, वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब जो इसमें मैं बताने वाला हूँ रेशनल रूट थ्योरम, ये क्या है, रेशनल रूट थ्योरम। इसमें क्या होता है, लेट b/c बी आ रेशनल फैक्टर, किसका, लोएस्ट टर्म का। इफ़ b/c इज़ अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल f(x). मान लो अगर b/c क्या है, रूट है पॉलिनोमियल f(x) का। मान लो कोई एक पॉलिनोमियल टर्म दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको भी पीछे बता दिया था इसके बारे में। तो कोई भी पॉलिनोमियल टर्म दे रखा था, उसकी रूट अगर b/c हो तो कैसे इस चीज़ को देखेंगे। इसमें an = नॉट 0 होता है ऐसे कंडीशन में। तो क्या होगा, विद इंटीग्रल कोफिशिएंट an नॉट = 0 क्यों है, अभी बताता हूँ मैं। अगर हम यहाँ इंटीग्रल कोफिशिएंट देखें तो इंटीग्रल कोफिशिएंट के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो देन b मतलब उसमें इंटीग्रल कोफिशिएंट मतलब एक इंटीजर वेरिएबल के साथ एक इंटीजर होना ज़रूरी है। इंटीजर मीन्स इंटीजर होना एक ज़रूरी, प्लस माइनस कुछ भी हो। ठीक है, देन b इज़ अ फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म a0। मान लो ये a0 है, हमारा b/c है, हमारा b/c है। तो ये जो b है ना, ये इस लास्ट टर्म पे डिपेंड करता है, इसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जो c वाला है ना, इसके शुरू वाले नंबर, मतलब क्या कहते हैं उसे, टर्म पे, यहाँ वाले टर्म पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट पे। ठीक है, यहाँ वाले कोफिशिएंट पे वो डिपेंड करता है c। ठीक है, तो अगर हम देखें an, अब देखो an मैंने 0 क्यों नहीं बताया। अब ये शुरू वाला जो होता है हमारा पहला वेरिएबल, वो an होता है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि उसे मैं c के इक्वल रखूँगा, तो अगर ये अपॉन में होगा an, अगर मैं इसको 0 रख दूँगा तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइन, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइन, जो कि क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये आगे आप पढ़ोगे अभी। तो अब इधर देखेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इंटीग्रल कोफिशिएंट, देन b इज़ अ फैक्टर ऑफ कोफिशिएंट a0। b इस पे डिपेंड करता है, c इसके शुरू वाले कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, जो कि लीडिंग कोफिशिएंट होता है an। ठीक है, अब मैंने लिखा है f(x) = 6 x³ + 5x² - 3x - 2। तो वैल्यू ऑफ b आर लिमिटेड टू द फैक्टर ऑफ -2। मैंने वही बात बोली कि जो b की वैल्यू है, b/c है, तो जो b की वैल्यू डिपेंड करती है वो 2 पे करेगी, जो कि क्या हो सकता है इसके फैक्टर, +-1 एंड +-2। और जो c की वैल्यू है, ठीक है, जो यहाँ c की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस 6 पे डिपेंड करती है, जो कि देखो वैल्यू ऑफ c आर लिमिटेड टू फैक्टर c आर +-1
+-2 +-3 एंड +-6। जो पॉसिबल रूट्स हैं, पॉसिबल रूट वो क्या हो सकते हैं, +-1। अब इन सबको मिला के देखेंगे, +-1 +-2 +-1/2 सी। अब देखो मैंने इसे सी कहा था, इसके जो मैं फैक्टर करूँगा उसको सी बोल रहा हूँ, तो उसके जो फैक्टर्स को मैं कैसे लिखूँगा, अपॉन में करके, +-1/2 +-1/3 +-1/6 +-2/3। ठीक है। अब ये सोच रहे हो कि मैंने 2/3 क्यों लिखा, मैंने यहाँ कुछ और अपॉन में क्यों नहीं लिखा। अब देखो मैं इस वेरिएबल जो इसके वाले फैक्टर्स है और इनके वाले जो फैक्टर अगर उन्हें साथ लिखता हूँ तो उनमें से सिर्फ एक ऐसा 2/3 ही है जो आपस में डिविजल नहीं होगा, वरना बाकी कुछ ना कुछ डिविजल होके यही चीज़ बना लेंगे। अब मैं इसके नीचे 2/3 कर दूँ तो 3 बन जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। और वैसे भी इसका जो अगर मैं वैल्यू रखने की बात करूँ तो इसमें एक ऐसी वैल्यू है -1 जो इसका रूट बनेगा, मीन्स इसको -1 डालने पे 0 बन जाएगा। तो ये रेशनल रूट थ्योरम है। ठीक है, इसे ऐसे भी देख सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो 2/3 इसका रूट बन जाएगा, इस वजह से रेशनल रूट थ्योरम मैंने समझाया है। ठीक है, B/C ऐसे ऐसे बनेंगे। ठीक है, उन वैल्यूज़ को भी रख के देखेंगे तो उससे 0 बन जाएगा। इसमें तो नहीं बन रहा, कुछ ऐसे आएंगे आगे जिसमें वो 0 बन सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, कि रेशनल रूट थ्योरम देखो उसमें लिखा था कि लीडिंग, इसमें x इक्वस मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, बट यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट नहीं होती। यहाँ रेशनल रूट थ्योरम से चेक करेंगे, अगर यहाँ शुरू में कोई वैल्यू आती है तो वैल्यू आती है उनमें से कोई ऐसा बनेगा जिसकी वजह से इसकी वैल्यू इसका एक रूट बनेगा। ठीक है, जब इसके फैक्टर करेंगे और इसके फैक्टर्स करेंगे तो इन दोनों जो कॉम्बिनेशन होगा उनमें से कोई एक ऐसा ज़रूर आएगा जो इसका रूट का फैक्टर होगा, जो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने समझा दिया। आई होप ये आपको इंटीग्रल रूट थ्योरम और रेशनल रूट थ्योरम आराम से समझ में आ गया होगा। कहीं दिक्कत तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अब आगे चलते हैं, हमारे पास अभी 2 थ्योरम और हैं जो कि मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम और थी, इसका कोई नेम नहीं है, पर ये हमें कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी हो पॉलिनोमियल की तो उसे सॉल्व करने में हेल्प करता है। अगर मान लो हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है f(x)(a)x+b। ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये जो हमारा है ये लीनियर इक्वेशन रहेगा नहीं, इस वजह से ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इट हैज़ ओनली वन रूट गिवन बाय f(x)=0। इसका सिर्फ एक ही रूट होगा जो f(x)=0 देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक लीनियर है, इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ स्क्वायर हो जाए क्यू हो जाए तो जितनी ज़्यादा डिग्री हाई होगी उतने ज़्यादा इसके रूट्स होंगे। n डिग्री है तो n रूट्स होंगे। एक थ्योरम ये और थी जो मैंने आपको इसमें नहीं लिखा है, बस इसमें इसी में ही बता दिया मैंने कि उस डिग्री में, मतलब उस थ्योरम में ऐसे लिखा है कि nth डिग्री पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट n रियल रूट्स। मतलब अगर उसमें nth डिग्री होगी तो उसमें n, मतलब उसमें n रियल रूट्स होंगे। ठीक है, इतना आसान था। तो इसमें ax+b=0 रखा मैंने, ax=-b। जो मैंने अभी आपको थ्योरम बताई थी वो इससे रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जितने ज़्यादा इसमें डिग्रीज होंगी उतने ज़्यादा रूट्स होंगे, बस सिंपल सी वो थ्योरम वो कह रही थी जो मैंने अभी बताया। अब ये थ्योरम जो कह रही है कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसे ऐसे सॉल्व करके उसके एक ही रूट आएगा। ठीक है, इज ओनली वन रूट f(x)=ax+b। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2x+5 हम इसे 0 के इक्वल रख देंगे। मान लेंगे कि इसका कोई रूट है, हम उसे 0 के इक्वल रख दिया, तो अब 2x पहले ये डिजिट हो जाएगी, -5 हो जाएगा, x=-5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये एक सिंगल रूट है इसका, इसके अलावा और कोई रूट नहीं हो सकता। अगर ये स्क्वायर होता तो ये हटता, तो ये क्या होता, पहली बात तो ये अंडर रूट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई भी माइनस वाली टर्म किसी भी अंडर रूट में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक इमेजनरी टर्म्स होती है। इसे हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। इस माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ 5/2 आयोटा लिख देते हैं रूट के बाहर। ठीक है, तो ये तो 12th की चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं है 9th वाले बच्चों को, बस यहीं तक है। मतलब ये चीज़ नहीं आ सकती। अगर कोई पॉजिटिव टर्म होता, मान लो यहाँ होता 2x-5=0। ठीक है, तो 2x=5, x=5/2। अगर यह स्क्वायर होता, यहाँ पे स्क्वायर होता, यहाँ स्क्वायर होता,
वैसे तो ये पॉलिनॉमियल नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे एक डिग्री और होने मतलब एक वेरिएबल एक्स स्क्वायर है तो दूसरा एक्स होना चाहिए, फिर तीसरा, तब जाके यहाँ कोई वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, वैसे ये है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, √5/2 होगा। वैसे ही बेसिकली पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, +-√5/2 होगा। ठीक है, इसके दो टर्म्स, क्योंकि स्क्वायर था तो दो वैल्यूज़ आएंगी, दो रियल रूट्स आएंगे। तो ऐसे ही होता है सब क्वेश्चंस में। ठीक है, जितने ज़्यादा ये डिग्री पे डिपेंड करता है कितने रूट्स देगा हमें। ठीक है, तो ये चीज़ थी, मैं समझा दी आपको। अगर लीनियर दे रखा हो तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बस यही था। आगे चलते हैं और इसके क्वेश्चंस करेंगे अब जितना हो सके। तो इसमें इतना ही। अब थोड़ा सा और 5-10 मिनट के लिए क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसमें। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इतना सारा क्यों लिखा है, पिछले पेपर पे इतनी लंबे लंबे थ्योरम्स लिखे हैं। वो सिर्फ आपके समझने के लिए, बाकी अगर जैसे बार बार तो वीडियो चलेगी नहीं, आप उसे नोट्स में अपने उतार लेंगे और उसे पढ़ के अपना काम चला लेंगे। बार बार वीडियो देखने से टाइम वेस्ट होगा, उसे एक बार ध्यान से समझ लो, बाकी सब नोट से आराम से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हमें इसमें इसके वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। इस समय हमें रूट्स फाइंड नहीं करने। ऐसे क्वेश्चनों में अगर हमें से पेपर में आंसर देता क्वेश्चंस देता है तो हमें इसके आंसर में से वैल्यूज़ फाइंड करना है। अगर वो हमसे कहे ज़ीरोस फाइंड करो तो हम ज़ीरोस फाइंड करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रख के। और हमसे कहता है कि इसके वो फाइंड करो वैल्यू, तो क्या करेंगे, सीधे इस इक्वेशन में वो वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। सिंपल सा। कितना हो जाएगा, 8 - 13 × 4 + 17 × 2 + 12। तो 8 × 16 माइनस 2 7 14 1 एंड 34 12 17 × 34 12। ठीक, तो इसे माइनस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, इसका आंसर आएगा 10। हाँ, 10 ही आएगा। आगे चलते हैं सेकंड पे। f-3। अब -3 इसमें वैल्यू रखो तो 2। अब इसमें -3 तो आप रख के देख ही लोगे। अब आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, x की। ठीक है, किस पे, जब x = 4 हो। जो इसका रूट दे रखा है वो हमें गिवन है और हमसे कह रहा है कि जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करो। अगर रूट दे रखा है, अगर कोई भी रूट दे या रूट पूछे तो उसकी रूट को, अगर रूट पूछ रहा हो कि रूट क्या हुआ, तो उस f(x) को, मतलब ये जो वैल्यू है, ये f(x) जो वैल्यू है उसे 0 के इक्वल रख दो। f(x) क्या है हमारा, ये है। इसी को उठा के, मतलब इस चीज़ को 0 के इक्वल रख दो और हम वहाँ से फाइंड कर लेंगे। अगर उसका रूट गिवन है तो उसके रूट के इक्वल रख दो। 4/3 रूट के इक्वल रख दिया। तो इसी चीज़ों को यहाँ से सॉल्व कर लो। मतलब इक्वल नहीं रखना है, इस x की जगह पे इसकी वैल्यूज़ रख देना। अगर रूट गिवन है तो x की जगह रख देना है। और अगर रूट पूछे किसी भी लीनियर का, क्योंकि हम लीनियर ही बता सकते हैं, क्यूबिक तो बता नहीं सकते, ना ही हम इस स्क्वायर का बता सकते हैं। अगर वैल्यू गिवन ना हो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, और लीनियर फाइंड करना आसान होता है। तो मैंने गलत बताया थोड़ा। 4/3 की इक्वल नहीं होगा, हमें x में 4/3 पुट कर देना है। और अगर हमसे लीनियर की वैल्यू पूछे तो उस लीनियर पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, 6 × 4/3 का क्यूब -11 कितना हो जाएगा। वैसे भी ये =0 वैसे तो नहीं आएगा, इसे सॉल्व करते हैं। अभी आगे बताता हूँ। 0 तो आएगा, =0 आएगा, क्योंकि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है और ये रूट है, तो ये वैल्यू डालने पे उस 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये मैं वैल्यू डालता हूँ तो ये वैल्यू, क्योंकि अगर ये इसका रूट है तो इसका मतलब ये 0 होगा, ये =0 भी आएगा। क्या आएगा, =0। अभी बार बार 0 नहीं लिखूँगा, पहले इसे लिख लेता हूँ, फिर एंड में जाके 0 के इक्वल रख दूँगा। तो इसे 4/3 का होल स्क्वायर प्लस के और इसे लिख दिया हमने 4/3 और यहाँ -20। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ निकल के आएगा 4k - 76/3। 4k - 76/3। ठीक है, अगर ये सब आंसर आ जाएगा, इससे सॉल्व करके आप देख लेना।
इसे सॉल्व करके, ठीक है। तो यही आएगा एंड में जाके। आप कोशिश करना इसे करने की। आपके लिए जितना आप क्वेश्चन को करेंगे उतना आपके लिए सही है, मैं तो बस बता सकता हूँ। =0 रखो, अभी 3 इधर जाएगा, 0 जाएगा, तो 4k - 76/0, और 76 फिर इधर जाएगा, k = 76, और k = 76/4, k = आ जाएगा हमारा 19। अब इस 4/3 तो रखा हुआ है, इसके की जगह 19 रखना और फिर इसे सॉल्व करना, और ये = किसके आ जाएगा, 0 के। देख लेना चाहे करके आप। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे। अब लीनियर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये अभी MCQs हमें क्यों नहीं करा रहे। तो MCQs लास्ट में कराएंगे, पहले चीज़ों के बारे में हमें पता हो जाए, अच्छे से नॉलेज हो जाए, तब MCQs करने में ज़्यादा सही रहता है। तब आराम से उसे करो, टिक लगाओ, हटाओ, बस। ठीक है, तो अभी मैं होमवर्क लिख देता हूँ। तो इसका जो होमवर्क है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। उसे देख लेना आप, और इसके जितने भी क्वेश्चंस कराएं इसकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ओके, होमवर्क टेलीग्राम ग्रुप पे ही होगा, एक बार चेक करना वहाँ जाके, ठीक है। करते रहो।